ऐना ये क्या कर रही हो? ओ लड्डू, लड्डू ये क्या कर रही थी? आपको नजर आ रहा था अंदर से? ऐसे गिर जाओगी ना, फिर गिर जाओगी गिर जाओगी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम, शी इज एना एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज बताऊंगी कि मैं अमेरिका कैसे आई और मेरी फैमिली यानी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, वो अमेरिका कैसे आए, उनका इंटरव्यू कैसे हुआ, उनके इंटरव्यू में क्या पूछा और मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा। तो ये सब बताने से पहले घर के काम जो है वो रुकते नहीं है, वो मैं साथ साथ करती हूँ। इसलिए पहले मैं करूँगी वैक्यूम, यहाँ से सारा सेट करूँगी ताकि थोड़ा सा ना अच्छी शक्ल निकले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो मेरी फैमिली आई थी, उनको मैंने स्पॉन्सर नहीं किया था क्योंकि मुझे ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मैंने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया। तो ऐसा नहीं है, मैं तो खुद अभी सिटीजन नहीं बनी। मेरी फैमिली को यहाँ पे अमेरिका में आए हुए 5 इयर्स हो गए हैं और मुझे 3 इयर्स हुए हैं, यानी कि मेरे आने से वो 2 इयर्स पहले आ गए थे। तो उनका जो वीज़ा था वो था फैमिली बेस्ड वीज़ा, यानी कि उनका फैमिली इमिग्रेंट वीज़ा था। और जो मेरे फादर के ब्रदर ने अप्लाई किया था आज से कोई 13-14 इयर्स पहले, यानी कि अब आप सोच लें कितना लंबा वेट करना पड़ा। और जिस टाइम पे अप्लाई किया था ना, उस टाइम पे यानी कि हम सबका अप्लाई हुआ था, लेकिन उस चीज़ को प्रोसेस होते 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 13-14 इयर्स, मेरे ख्याल से 14 इयर्स ही हो गए होंगे। तो इतना टाइम लग गया और उस टाइम पीरियड में हम लोग बिल्कुल भूल गए थे कि हमने इस तरह का कोई अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और एक होता है ना कि आपको लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और वीज़ा लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे स्कूल में थे, फिर उसके बाद कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया था। तो एक दिन बैठे बैठे मेरे जो अंकल हैं, मतलब जो मेरे तायाबू हैं, मेरे पापा के जो ब्रदर हैं, उनकी कॉल आई अमेरिका से। उन्होंने कहा कि आपका जो वीज़ा है ना वो केस नंबर एम्बेसी में पहुंच गया है और किसी टाइम भी आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो उस टाइम पे तो समझे, अब 13-14 ईयर्स के बाद अब आप सोचे, हमें तो ऐसी खुशी थी कि अच्छा अब हमारा वीज़ा लग जाएगा, अब हम चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये भी थी कि जिनकी एज 21 से जो क्रॉस कर गए हैं और जो मैरिड हैं, उनका वीज़ा नहीं लग सकता, वो लोग नहीं जा सकते। ना मैं आई ना मेरी बाकी सिस्टर्स आई, क्योंकि हम 2 ट्विन सिस्टर हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, तो वो भी, उनकी भी शादी हो चुकी हुई है और मेरा उस ईयर में मेरा निकाह था जिस ईयर हमें ये वाली न्यूज़ मिली। और सारी चीज़ें मैंने ही लुक आउट की थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो भाई हैं उनको इतना कुछ पता नहीं था और सारा काम मैंने ही किया था और मुझे फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा पता चल रहा था। उस टाइम पे क्या होता है, जब वीज़ा आपका एम्बेसी पहुँच जाता है ना, यानी कि केस नंबर, तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल करनी पड़ती हैं कि आपने कौन से पेपर्स जमा करवाए थे और उस टाइम पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उस टाइम पे लेके जाने हैं। लेकिन इंटरव्यू से पहले उनका हुआ था मेडिकल, और वो लाहौर में ही हुआ था, विल केयर क्लिनिक था, वहाँ पे हुआ था। जब उनका हो गया ना, तो मेडिकल के बाद 3-4 दिन के बाद, यानी कि जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो वो एक पूरा पैकेट देते हैं जो आपने एम्बेसी साथ लेके जाना होता है और फिर एम्बेसी से फिर वापस लेके आना पड़ता है और फिर साथ आप एयरपोर्ट तक लेके जाते हैं वो पैकेट को। और इंटरव्यू के लिए ये था क्योंकि हमें हर चीज़ हमारे लिए फर्स्ट टाइम थी। तो हम लोग फिर ना जब यानी कि इस्लामाबाद पहुंचे, तो वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू से एक दिन पहले पहुंचे थे, फिर हम होटल वगैरह में रुके और फिर हम लोग बाकायदा एम्बेसी देख के आए कि कहाँ पे एम्बेसी है और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि उस टाइम पे ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, एक तो आप वैसे ही इतने नर्वस होते हैं। लेकिन जो इमिग्रेंट वीज़ा है ना, अब मैं आपको बताऊंगी, जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। और फिर नेक्स्ट डे जब उनका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के टाइम पे अंदर सिर्फ वही जाते हैं जो एप्लीकेंट्स होते हैं, बाकी सारे बाहर वेटिंग एरिया में जो उनका बनाया होता है वहीं पे वेट करते हैं। तो मैं बाहर ही बैठी वेट कर रही थी, तकरीबन उनको लग गया था, क्योंकि पूरी फैमिली का था, तो उनको तकरीबन 1.5 आवर लग गया था। तो बाहर मैं भी इतना एक्साइटेड थी कि अब कब आएंगे, कैसे उनका इंटरव्यू हुआ होगा। तो उस टाइम पे ये हुआ कि बाहर तो आ गए, लेकिन वो खुश थे, लेकिन इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि एक होता है ना कि आपका इतने टाइम के बाद आपका वो वीज़ा लगा है और फिर आपने हर चीज़, आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो मेरी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी जो पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ्स थी ना, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट साइज़ की जो आपने हमें देनी थी, वो आप उसमें फुलफिल नहीं हुए, तो ये हमें दोबारा बना के भेजें। और उसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट्स और थे जो वो नहीं लेके गए थे और हमें नहीं पता था, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दोबारा मांगे। वैसे ओवरऑल तो अच्छा हो गया था, लेकिन होता है परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसमें फिर और ज़्यादा डिलेशन उन्होंने कर दी थी। फिर हम लोग बस रास्ते में आए, फिर हमने अपने अंकल को बताया कि हमारा इंटरव्यू इस तरह, क्योंकि वो अमेरिका में थे, फिर हमने वो भी वेट कर रहे थे कि कैसा इंटरव्यू हुआ होगा। खैर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी वालों ने भी अपनी सारी
चीज़ें मांगनी होती है, उनको श्योरिटी चाहिए होती है। वैसे जो इंटरव्यू होता है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। उन्होंने सिर्फ आपको देखना होता है कि क्या आप वाकई वही हैं जो जा रहे हैं, और उन्हें थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस देखना होता है, और चीज़ें उन्होंने पूछनी ही पूछनी होती हैं। बेशक उनके पास आपकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने आपसे भी तो पूछनी है ना कि जो चीज़ें आपने सबमिट करवाई हैं क्या वो आपके पास हैं कि नहीं है। हमने TCS की थी, यानी कि उनको पार्सल भिजवाया, फिर उनकी तरफ से मेल आई कि आपका जो पैकेज है वो हमें मिल गया है, अब आप थोड़ा सा वेट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कोई 1-2 इंटरव्यू के 1-2 वीक्स के बाद फिर जो वीज़ाज़ हैं वो इशू होना शुरू हो गए। और उनसे इंटरव्यू में क्या बातें पूछी गई थी, यानी कि स्पॉन्सर किया था मेरे अंकल ने, यानी कि मेरे पापा की फैमिली को। तो मेरे पापा जो हैं यानी कि वो मेन एप्लीकेंट थे जिनको स्पॉन्सर किया गया था, जिनकी वजह से यानी कि उनकी फैमिली को स्पॉन्सर किया गया था। तो ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पापा से पूछे गए थे, और उन्होंने उसमें ये पूछा था कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कि उनको तो पता था कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने मेरे पापा से यानी कि उनके मुँह से निकलवाना था कि इनको पता है कि नहीं पता है। तो मेरे पापा ने बताया कि मैं इसमें अपने भाई के पास जा रहा हूँ और उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पे रहते हैं और कोई पिक्चर है आपके पास तो वो दिखाएँ, तो वो सारी चीज़ें फिर उन्होंने दिखाई। लेकिन उस टाइम पे जो थोड़ी-सी टेंशन हुई थी वो यही बात की हुई थी कि एकदम से जो एक्साइटमेंट थी ना वो थोड़ी-सी टेंशन में हमारी चेंज हो गई थी। और उसी वीज़ा इश्यू के दौरान मेरा था निकाह, मेरा निकाह पहले फिक्स हो चुका हुआ था, तो बीच में उनका इंटरव्यू आ गया था, तो वो वाला काम भी हो गया। और फिर उसके बाद अक्टूबर में हुआ था, और नवंबर में फिर मेरे हस्बैंड ने अमेरिका में वापस आके उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। जो एप्लीकेशन होती है ना उसको पिटीशन बोलते हैं, जो आप फाइल कर रहे होते हैं। और फिर नवंबर में फाइल की थी। फिर नवंबर के बाद जून 6 एग्जैक्ट 6 जून को मुझे एक ईमेल आती है कि आपका जो सारे पेपर्स वगैरह हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो एम्बेसी में सबमिट हो चुके हैं एनवीसी में। अब आप अपने इंटरव्यू के लिए वेट करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हुए थे और मैं अपनी सिस्टर के पास रह रही थी। तो अब आप ये भी देखें, ये भी एक होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रहे, अपनी सिस्टर के पास रह रहे हैं। तो थोड़ी-सी ना मुझे इसलिए भी मैं थोड़ा-सा ना उदास थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, वरना शायद मेरा वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रता। मेरी सिस्टर के साथ भी मेरा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन एक पेरेंट्स के साथ जो आप रहते हैं वो बात अलग होती है। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं ना थोड़ा-सा तेज़ ही बोलती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बातें बतानी है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा-सा तेज़-तेज़ बात कर रही हूँ। और जब मेरी पिटीशन फाइल हो गई थी ना, तो उस दिन के बाद से मैं रोज़ अपनी ईमेल चेक करती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने पेरेंट्स का जो सारा प्रोसीजर वगैरह था वो मैंने उनको देखा हुआ था, और मुझे पता था कि ईमेल जो है वो ज़रूर चेक करनी चाहिए। और मैं डेली चेक करती थी सुबह और शाम के कब मुझे ईमेल आएगी। और जो फैमिली वीज़ा होता है वो डिफरेंट होता है और स्पाउस वीज़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया था कि मैंने किन चीज़ों को लेके अपडेट रहना है। उस ईमेल में ही मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि बस मुझे ना ऐसे था कि बस मेरी तो कल ही इंटरव्यू कॉल आई, मैं तो बस चली ही गई अमेरिका। अभी 6 मंथ्स ही हुए थे। फिर आ जाता है नवंबर 2019, तो उसमें आ गया कोविड, और आपको पता है कोरोना में हर चीज़ इतनी स्लो हो गई थी। एम्बेसीज़ बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन जो प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। लेकिन मैं उनसे रेगुलरली कॉन्टैक्ट में थी, एम्बेसी वालों को मैं ईमेल करती और फिर वो मुझे रिप्लाई भी करते कि आपका जो वीज़ा है वो प्रोसीजर में है, इन प्रोसेस है। और फिर पूरा साल मुझे कोई ईमेल नहीं आई उनकी तरफ से। एक दिन मैं वैसे ही बैठी हुई थी 17th नवंबर, तो एक दिन मैं वैसे ही बैठी हुई थी, मैं अपनी रेगुलर अपनी रूटीन के हिसाब से ईमेल चेक कर रही थी। मैं सुबह चेक करती थी और शाम को चेक करती थी, इस उम्मीद के साथ कि अब मुझे इंटरव्यू कॉल की ईमेल आएगी। तो एग्जैक्ट पूरे 2 साल बाद, बल्कि 2 साल और 1 महीने के बाद मुझे आई थी 17th नवंबर को मुझे एक ईमेल आती है, इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। अभी भी जब मैं बता रही हूँ ना तो मेरे ऐसे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मुझे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सारा मेरा वो वाला टाइम पुराना याद आ रहा है मुझे। तो मुझे आज अभी थोड़ा-सा मैं इमोशनल भी हो गई, क्योंकि ना मुझे वो वाला सारा टाइम याद आ गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से दूर थी, अपनी सिस्टर के पास थी। अब तो मेरे पेरेंट्स भी इधर ही हैं। चलिए हम सारी मैं आपको बातें बताती हूँ, मैं उस वाले पूरे फ़ेज़ में उसी में अपने आप को मैंने कर लिया। तो मुझे आ जाती है इंटरव्यू कॉल कि आपका जो है आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है 17th नवंबर को, और ये ईमेल देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश, जैसे बस मैं तो अब हवाओं में हूँ, 7वें आसमान पे हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि बस आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पे मेरी खुशी जो है ना वो डबल थी। एक तो मैंने अपने हस्बैंड के पास आना था और दूसरा मैंने अपने पेरेंट्स से मिलना था। तो आपको पता है ये दोनों ही रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते। तो फिर मुझे आ जाती है, उन्होंने ईमेल की कि आपका इंटरव्यू जो है वो है 9 दिसंबर को 8:30 पे इस्लामाबाद एम्बेसी में। और साथ-साथ कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका जो है ना वीज़ा कैटेगरी वो क्या थी? तो मेरी जो प्रेफ़रेंस कैटेगरी थी ना वो थी मेरी IR1 स्पाउस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़न। तो ये मेरी एग्ज़ैक्ट कैटेगरी थी। तो ये इसके बाद ईमेल आ गई। तो इस ईमेल के बाद ना बस फिर मेरी हो गई तैयारियाँ शुरू, और उस 2 साल का जो पीरियड था ना मेरे लिए बहुत अच्छा भी था, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के पास थी। लेकिन आपको पता है कि
आपके जो इर्द-गिर्द लोग होते हैं ना, वो आपको जो बार-बार क्वेश्चन्स करते हैं कि आप कब जा रही हो, कब जा रही हो, आपका वीज़ा नहीं लग रहा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ना बस मुझे था कि अब बस किसी टाइम मेरा वीज़ा आ जाए। वैसे मेरा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत गोल्डन पीरियड गुज़रा, लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास होती तो इन क्वेश्चन से मैं बच जाती। तो उन 2 साल का जो मुझे इस सब्र का फल मिला था ना, इतना मीठा था कि उस 2 साल में जिन-जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये पता नहीं इसका कब लगेगा या कैसे होगा, क्योंकि हर एक को होता है ना कि पता नहीं अमेरिका का वीज़ा है, कैसे लगेगा और अभी तक क्यों नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं आ रही और आपको थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं उन लड़कियों के लिए कहूँगी कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे सबसे आपने सिर्फ़ एक ही काम करना है, आपने पेशेंस। और इसमें आप इमोशनल ब्रेकडाउन भी होंगे, आप मेंटली ब्रेकडाउन भी होंगे, लेकिन आपने बस अपने आप को एक विद द फ्लो लेके चलना है, एन्जॉय करना है उस टाइम को। अगर आप परेशान रहेंगे तो कोई चीज़ तो कुछ होने वाली नहीं है, सिर्फ़ आप अपने ऊपर ही आप परेशानी लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को ही टेंशन में रखेंगे, स्ट्रेस में रखेंगे, तो इस चीज़ से आपने बचना है। क्योंकि इवेंचुअली काम तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर आपका वो वाला टाइम ना मुश्किल से गुज़रेगा। तो मैंने उस टाइम को बड़े अच्छे से एन्जॉय किया था। बस मुझे उन लोगों के जो क्वेश्चन्स थे ना, वो मुझे बहुत ट्रिगर करते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की, उन्होंने पैम्पर किया उन्होंने कि नहीं कुछ नहीं होता, आपका वीज़ा चल रहा है, हो जाएगा, करते-करते शायद उनका ही एक बिलीव था कि मैंने इतने सुकून से वो वाला टाइम गुज़ार लिया था कि उस टाइम पे आपको ना ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको ऐसे बकल अप करें, आपको एक सपोर्ट करें, तो वो पॉज़िटिव सपोर्ट ही आप चाहते हैं और तो किसी ने कोई हेल्प तो करनी नहीं है। तो बाकी सिर्फ़ आपको ही पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है। फिर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट से पहले ना एक होता है मेडिकल, उसमें सारा आपका पूरा चेकअप होता है, आपकी सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, वो आपकी वैक्सीनेशंस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो उसके लिए भी बाकायदा फिर आपकी एक अपॉइंटमेंट होती है, आपने खुद अपॉइंटमेंट लेनी होती है। लाहौर में विल केयर में ही जहाँ पे मेरे पेरेंट्स की थी, क्योंकि मुझे आइडिया तो हो गया था कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। तो उस जो मेडिकल यानी कि उसका जो टेस्ट होता है ना, वो भी पूरा 2-3 घंटे का होता है। उसमें प्रॉपर आपका चेक होता है, आपका यानी कि हर चीज़ आपकी चेक हो रही होती है, आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं वो, आपका फुल बॉडी चेकअप होता है और बाकायदा आपसे एक मॉक इंटरव्यू भी वो ले रहे होते हैं। एक जिस तरह छोटा-सा ऐसे ही कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप किसी एम्बेसी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी और को साथ जाने की तो परमिशन नहीं होती उस क्लिनिक के अंदर। तो ऐसा लग रहा होता है कि आप किसी और ही जगह पे आ गए हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट जगह और हर चीज़ जिस तरह के जैसे आप अमेरिका के किसी ऑफ़िस में बैठे होते हैं, ऐसे होता है। और अब क्या हो गया है, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे ना उन्होंने पूरा पैकेट दिया था जो उन्होंने साथ-साथ लेके जाना पड़ता था उन्हें, कि मेरे टाइम पे उन्होंने मुझे बस ये दिया कि उस वो वाला पैकेट अब वो नहीं देते, अब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कर दी है। जहाँ से जो भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे वो डायरेक्ट एम्बेसी पहुँच गए और एम्बेसी वालों ने ही आगे अमेरिका में पहुँचा दिए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा मेडिकल हो गया, मेडिकल देने के बाद आगे और मेडिकल के टाइम पे भी ना आपको अच्छी खासी एक टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं कैसा मेडिकल होगा और आपका ना एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा होता है कि पता नहीं मेडिकल मेरा कैसा गया होगा, क्योंकि हालाँकि डर ऐसे ही आप रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। उस मेडिकल में आपकी फिर वो जो चीज़ें होती है ना, वो खुद ही बता देते हैं। अच्छा, ये फाइल ना मैंने बना के रखी हुई है उस टाइम पे जो-जो मैं चीज़ें लेके गई थी। पहले मैं ना आपको मेडिकल का बताती हूँ, उसपे एक वर्कशीट होती है आपकी, वो लेके जानी पड़ती है और उसकी फ़ीस भी फिर वो आपसे लेते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ, वो ना मेरे पास स्लिप भी है। ये था विल केयर, अब हर चीज़ पूरी मिट गई है मेरी। अच्छा, मेरा जो हुआ था ना मेडिकल 24th नवंबर को हुआ था और उसके चार्जेज़ उन्होंने मुझसे लिए थे 32,750 रुपीज़, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ लिए थे। और इसके अलावा सारी आपकी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड वो आपसे पूछते हैं। अगर आपको नहीं भी पता होती ना, तो फिर वो आपको लगा देते हैं। मुझे 1-2 वैक्सीनेशंस का नहीं पता था कि मेरे वो लगी हैं कि नहीं लगी और मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था। फिर उन्होंने मेरे लगा ही दी थी, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना था और उस टाइम पे कोविड आपको पता है इतना ज़्यादा पीक पे था, हर कोई डर रहा था कि कोई जर्म्स वगैरह ना लग जाएँ। तो फिर मेरा मेडिकल हो गया, फिर मैंने अपनी तैयारी करना शुरू की अपने इंटरव्यू के लिए। उन्होंने ना इंटरव्यू के लिए जो पूरा एक ईमेल होती है ना, उसमें आपको यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको बाकी चीज़ें भी बताते हैं कि आपने क्या-क्या लेके आना है। उन्होंने कहा आपने लेके आना है अपना अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट लेके आना है और फ़ोटोग्राफ लेके आनी है। और फ़ोटोग्राफ आपको पता है जो मेरे पेरेंट्स के साथ जो उन्होंने रिजेक्शन कर दी थी कि जो फ़ोटोग्राफ उनकी उन्होंने कैंसल कर दी थी कि ये नहीं चलेंगी, आपने दोबारा बनानी है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहती थी और मेरा ये था कि मैंने हर चीज़ अपने साथ लेके जानी है। मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और मैंने परफेक्ट अपनी पिक्चर्स ली और उसके साथ उन्होंने कहा कि आपने अपना DS 260 कन्फर्मेशन पेज होता है वो लेके आना है, साथ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उस टाइम पे आपको पता होता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें जब अपलोड करते हैं तो आपको पता होती है कि आपने क्या-क्या चीज़ें अपलोड की हैं। जैसे मैंने किया था मैरिज सर्टिफिकेट, उन्होंने मुझसे माँगा था जो इंग्लिश उर्दू का भी होता है और साथ मैंने कॉपीज़ अपनी एक्स्ट्रा वैसे ही बना के रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था। साथ मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके गई थी, साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने माँगा था वो लेके गई थी। जो-जो मैंने चीज़ें अपलोड की थी वही मैं लेके गई थी।
लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें ले गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। और साथ कंफर्मेशन पेज मैंने आपको बताया वो लेके गई थी। इसके अलावा जो मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे कन्वर्सेशन जो मेरी होती थी, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना, उस टाइम पे आपको फ़ोन नहीं लेके जाने देते, फ़ोन आपका बाहर ही रख लेते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे फ़ोन में हैं और मेरे पास ना हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई हमारी कन्वर्सेशन है तो मैं वो लेके गई। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल जो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, आपने वो लेके जाने होते हैं। सब कुछ लेके गई। मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी इतनी परफेक्ट की थी ना, जब मुझे पता चल गया था ना कि मेरा जो है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट आ चुकी है, तो मैंने अपनी तैयारी ऐसे की थी। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब में यानी कि वीडियोज़ देखी हैं कि लोगों के साथ कैसे इंटरव्यू होता है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए होते हैं। जैसे अब मेरी ये वाली वीडियो कोई और लोग देखेंगे, उनको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या-क्या चीज़ है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं हर चीज़ लेके गई थी। मैंने सारी जो चीज़ें मुझे लगता था कि मैं मँगवा सकती हूँ, वो मैंने मँगवाई। और किसी चीज़ में भी मैंने कोई ऐसे कुछ होता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो मैं ना लेके जाऊँ। मैंने परफेक्ट अपनी तैयारी करके गई थी। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू का जो टाइम था ना, मेरे पेरेंट्स तो 1 दिन पहले चले गए थे, लेकिन मैं गई थी जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस रात मैंने ट्रैवल किया था। और मुझे ये था कि बस एम्बेसी हमने पहुँच जाना है, बस मुझे और कहीं नहीं जाना, बस मैंने एम्बेसी चले जाना है। तो हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 3 बजे, और 3 बजे हम कहीं और जाने के बजाय मैंने जिनके साथ मैं गई थी उनको मैंने कहा कि आप ना मुझे एम्बेसी के बाहर उतारे, मैंने उधर ही वेट करना है, मैंने बिल्कुल भी कहीं और जाके वेट नहीं करना। मैं सबसे पहले एम्बेसी एंटर होना चाहती हूँ। जैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता सुबह हुई 6-7 बजे, फिर रश होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सबसे पहले एम्बेसी के बाहर हम लोग खड़े थे। और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि सबसे पहले मैं एंटर हुई, और एग्ज़ैक्ट 8:30 पे मेरा इंटरव्यू था। फिर हम लोग अंदर गए। तो अंदर जाते ही क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस कर ली थी कि अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होता है, क्योंकि अंदर तो या जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे जाने नहीं देते, सिर्फ़ आप वेटिंग रूम तक मुझे पता था। उसके बाद तो फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब हम लोग एम्बेसी एंटर हुए हैं, तो उस टाइम पे ना मैं सारी चीज़ें रिकॉल कर रही थी। अच्छा, अगर वो मुझसे इस तरह पूछेंगे तो मैंने क्या करना है, इस तरह पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब देना है। एक जैसे मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ था। तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। अच्छा जी। तो उस टाइम पे जब आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो ना वो आपको देते हैं एक टोकन नंबर, जो शटल बस का होता है ना, जिस शटल ने आपको एम्बेसी लेके जाना होता है, जो अमेरिका की एम्बेसी जो उन्होंने बना के रखी होती है, तो वहाँ पे उसका मुझे टोकन नंबर दे दिया। फिर मैं उस बस के अंदर बैठ गई, और फिर वहाँ से फिर उन्होंने हमें यूएस एम्बेसी उतारा। तो वहाँ पे जाते ही उन्होंने एक विंडो के पास, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था तो हर कोई ना डिस्टेंस पे चल रहा था, इसलिए कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। फिर एक विंडो के पास उन्होंने एंटर होते ही पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ दी है, ये थी आईवी एड्रेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि अगर आपका जो है वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आपने अपना जो है पासपोर्ट वगैरह किस लोकेशन से आपने पिकअप करना है, तो ये उन्होंने एक दिया। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अंदर। अच्छा, मैं आपको अंदर का बताती हूँ। अब जो मेन पॉइंट पे आते हैं कि उस इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा मुझसे। जब मैं गई तो मेरे साथ और भी लड़कियां थीं जो जिनका स्पाउस वीज़ा पे, जो स्पाउस वीज़ा होता है वो अलग उनका इंटरव्यू हो रहा होता है, और जो फैमिली वीज़ा होता है उनका अलग हो रहा होता है, क्योंकि मैं तो अब आपको वो बताऊंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हम लोग एक साइड पे बैठे हुए थे, और विंडो में यानी कि जो जो भी लड़कियां थी उनका इंटरव्यू चल रहा था, और वो बारी बारी, और वो विंडो में ऐसी होती है कि एक विंडो इधर होती है, यानी कि एक विंडो होती है, इस साइड पे आप खड़े होते हैं और अगली साइड पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो खड़ा होता है। तो और साइड पे ना माइक लगे होते हैं, और सारी आवाज़ आपको आ रही होती है कि अच्छा इससे क्या पूछ रहे हैं, इससे क्या पूछ रहे हैं। उस टाइम पे ना मैंने बहुत ज़्यादा दुआएँ पढ़ना शुरू की हुई थी कि अच्छा मेरा इंटरव्यू ना बड़ा अच्छा हो जाए। तो लेकिन दुआएँ पढ़ते-पढ़ते आप ना ऐसे जब देख रहे होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है अच्छा इससे क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने ऐसे सुनना शुरू किया, जो बाकी लड़कियाँ थी उनसे क्या चीज़ पूछना शुरू की। कोई उनसे टैक्स का पूछ रहे हैं, कोई इनकम टैक्स रिटर्न उनसे पूछ रहे हैं, कोई पता नहीं क्या पूछ रहे हैं उनसे। तो यानी कि वो इतनी मुश्किल-मुश्किल चीज़ें, मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं मेरे पास ये है, हालाँकि मेरे पास सब कुछ था मेरे पास। लेकिन उस टाइम पे ना बस आपको ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं। अच्छा, अब वो जो लोग उन लड़कियों से पूछ रहे थे ना इंटरव्यू वाले, तो मैं बार-बार ना अपनी फ़ाइल खोल के देख रही थी, अच्छा मेरे पास है कि नहीं? अच्छा, अब उनसे पूछे मेरे पास है कि नहीं? फिर मैंने कहा नहीं, रिलैक्स, मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, साँस लिया, और मैंने सुकून से फ़ाइल बंद की और मैं रिलैक्स होके बैठ गई। मैंने कहा जब मेरा, क्योंकि मैंने जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे ना, उन सब में यही बताते हैं कि हर एक का इंटरव्यू डिफरेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला डिफरेंट होता है। फिर मैं बैठ गई सुकून से। फिर जैसे ही मेरा नंबर आया, अच्छा मैं चली गई, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई थी। कॉन्फिडेंस जो होती है ना वो मेन की होती है आपकी उस टाइम पे। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई, और ऐसा नहीं होता कि आप जाते ही हर चीज़ अपनी फाइल वगैरह आपने ऊपर रख देनी है और खोल के रख दिखा देना है भैया ये चीज़ें हमारे पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चुप करके वहाँ जाके खड़े हो जाना होता है।
मैं आराम से जाके खड़ी हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो है इंटरव्यू कौन सी ज़ुबान में लेना है, इंग्लिश में लेना है कि उर्दू में लेना है, और मैंने उनको बताया कि मैं दोनों ही मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना एक पॉइंट को ना ध्यान में रखना है, आपकी जो हर चीज़ है ना, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्या-क्या चीज़ें जमा करवाएँगे, वो हर चीज़ उनको पता है। उन्होंने हर चीज़ तैयार की हुई है। जो मेरा इंटरव्यू लेने आए, उनको पता था कि अच्छा मेरा नाम माहम है, इसको इसके हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया, इसके हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनको सब कुछ पता है और उसको कितना टाइम हो गया है। लेकिन वो ऐसे शो करते हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता, और हमने भी ऐसे शो करना होता है कि जैसे उनको कुछ भी नहीं पता और हमने बताना है। अब मैं उनको बता दूँ कि मैंने जमा करवाए हुए हैं या आप देख लें, तो ऐसा नहीं होता। आपने फुल खड़े हो जाना जैसे आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं। अब मैं जाके खड़ी हो गई, उन्होंने मुझसे पहले मेरा नाम पूछा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे जा रही हैं? तो आपको पता है कि आपका कौन-सा इंटरव्यू है? फिर मैंने बताया कि जी मुझे पता है कि मेरा स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ पे रहते हैं? फिर मैंने उनको बताया यहाँ पे रहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो क्या काम करते हैं? मैंने उनको बताया कि वो ये काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है? फिर मैंने उनको अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई पिक्चर है, एनी प्रूफ कोई पिक्चर? तो आपको पता है आपने ना हर चीज़ साथ लेके जानी होती है, हर चीज़, हर चीज़। अगर आपको आपके स्पाउस ने कोई गिफ्ट भी भेजा है, आपने वो भी साथ लेके जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ पूछ लें और किस बेस पे वो आपको कहेंगे भई आपका डिले हो जाएगा या आपने ये की चीज़ क्यों नहीं लेके आए। आपने हर चीज़ लेके जानी है। अगर आपके स्पाउस ने आपको पैसे भी भेजे हैं, तो आपने उस चीज़ की जो रिसीट होती है, वो आपने प्रिंट निकलवा के लेके जानी है। जब उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि पिक्चर है, अच्छा मेरे पेरेंट्स जब अपने इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वो ना बस 5-6 पिक्चर्स लेके गए थे। लेकिन मैं पूरी एल्बम तो लेके नहीं गई थी, मैं 60 यानी कि 60 पिक्चर्स मैं डेवलप करवा के वो छोटे साइज़ में, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, मैं 60 पिक्चर्स लेके गई थी। और फिर मैंने उनको सारी पिक्चर्स हैंडओवर कर दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा ना, मैं तो बिल्कुल तैयार थी कब कब मुझसे पिक्चर्स माँगे, और वो मैंने ऐसे सॉर्ट की हुई थी कि मुझे पता था कि अगर वो मुझसे माँगेंगे तो मैंने तो ऐसे ही देनी है। और फिर आपके दिमाग में होता है ना कि अच्छा सबसे पहली पिक्चर ही आपका अच्छा इंप्रेशन होनी चाहिए, तो मैं सबसे अच्छी वाली पिक्चर ऊपर, फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे करके मैंने बड़े अच्छे से सेट की हुई थी। तो जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि कोई पिक्चर है आपके पास, फिर मैंने उनको पिक्चर दे दी, तो बल्कि उन्होंने तारीफ़ की कि वाओ नाइस पिक्चर, वाओ यू लुकिंग गुड, इस तरह करके ना वो कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये ली पिक्चर्स। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे और कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ना वो दूसरी लड़कियों का इंटरव्यू चल रहा था कि अच्छा अगर उनसे कोई इनकम टैक्स माँग लिया है या कोई और पेपर माँग लिया है तो मेरे पास है, मैं बिल्कुल तैयार थी, अच्छा कब माँगेंगे, कब माँगेंगे। तो ये उन्होंने हार्डली कोई 3-4 क्वेश्चन जो जनरल से क्वेश्चन्स थे, वो वाले किए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 मिनट मैं ना अभी आती हूँ, मतलब कि ऐसे। फिर मैंने कहा शायद पता नहीं अब किसी और को बुलाने गई हैं या पता नहीं और कुछ पूछना है उन्होंने, तो वो चली गई। और सच उस टाइम पे फिर आपका ना वो पासपोर्ट जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, यानी कि जब विंडो के पास पहुँचते हैं, तो वो ना हमसे पासपोर्ट एक जगह पे ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं और पिक्चर्स ले लेते हैं, और फिर इंटरव्यू उसके बाद स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ना इधर ही रहें, तो मैं ना ज़रा अभी आती हूँ। मैंने कहा पता नहीं अब कुछ और पूछेंगी या पता नहीं किसी और को बुलाने गई हैं या कुछ और देखने गई हैं। फिर वो लेके आती हैं एक पेपर, और इस पेपर पे लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशंस कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है। जैसे जब उन्होंने मुझे पेपर दिया ना, उन्होंने कहा को साथ ही पेपर दे रही हैं और कह रही कांग्रेचुलेशंस। मुझे था कि शायद अभी वो कहेंगे घर चले जाएँ, यानी कि वेट करें आपका, बताएँगे हम आपको, क्योंकि हर एक का डिफरेंट होता है ना। तो जब उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस, जब मैंने देखा तो उस टाइम पे मैं रो पड़ी। और आपको पता है कि एक तो पहले ही मैं इतनी वो इमोशनल हुई हुई थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो उस टाइम पे जब उन्होंने कहा कि, और मैंने इतनी तैयारी की थी ना, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये, तो मैं फ़ौरन रोने पड़ी। फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि फिर जैसा थोड़ा-सा उन्होंने ऐसे पंप किया कि इट्स ओके ये वो। फिर मैंने उनको भी थैंक यू बोला। फिर उन्होंने कहा कि अब आप चली जाएँ और फिर बाकी आपका जो पासपोर्ट है वो आपको हम यानी कि कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। और फिर उन्होंने साथ मुझे ये लीगल राइट्स वाले ये पूरा एक पेपर दिया, ये पूरा था जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसमें सारे राइट्स लिखे हुए हैं जो एक इमिग्रेंट के होते हैं, और ये पेपर उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था। फिर बस मैं बाहर निकली तो फिर मेरे साथ जो दूसरी और लड़कियाँ थीं, फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, कहती आप रोने क्यों लग गई? वो इतनी खुश, कहती आप रोने क्यों लगी? मैंने कहा भई ये मेरी खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ऑलरेडी अमेरिका में ही हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अमेरिका अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, इसलिए वो खुश-खुश निकली कि ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के पास थी। और मैं इसलिए रो पड़ी क्योंकि मैं उस 2 इयर्स में जो चीज़ मैंने फेस की और जिस चीज़ से मैं गुज़री, जो वेटिंग पीरियड था मेरा वो बहुत ज़्यादा, तो बहुत इमोशनल मेरा टाइम था ना वो वाला, तो मैं रो पड़ी। तो फिर वो मुझे आके ऐसे हग करें, हालाँकि कोविड था, फिर मैंने उनको कहा कोविड है, अभी तो वैक्सीनेशन भी नहीं हुई, तो बस फिर मैंने उनको हेलो हाय करके तो फिर हम लोग फिर वापस आ गए। और फिर मैंने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था, फिर रास्ते में आ गए, फिर मैंने नाश्ता किया और मैं इतनी खुश थी कि बस फिर मैंने, जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। उस टाइम पे हमारे
सुबह का टाइम था, तो यहाँ पे मिडनाइट चल रही थी। तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को कॉल की, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और फिर मैंने उनको बताया कि मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। हम भी इतने खुश, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, यानी कि फिर वो बहुत ना बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत टाइम था वो वाला। फिर उसके बाद बस हम घर आ गए और 9 दिसंबर को यानी कि मेरा वीज़ा जो है वो इंटरव्यू हो गया था। फिर बस यही चीज़ें थी जो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछी थी। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने ऐसे करना है, आपने ये चीज़ नहीं लेके जानी, तो ऐसा नहीं है। आप अपने साथ ना कोई भी आप गलती ना करें। आप हर चीज़ लेके जाएँ, छोटी से छोटी चीज़ लेके जाएँ। बर्थ सर्टिफ़िकेट है, मैं अपने बहन-भाइयों का भी लेके गई थी, मैं अपने पेरेंट्स का भी लेके गई थी। मैंने किसी चीज़ में मैंने कोई गलती नहीं की थी उस टाइम पे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ना आपको नहीं पता होता कि अगला जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो फिर जब मेरा वीज़ा आ गया स्टैम्प होके, ये था मेरा पासपोर्ट, इसके ऊपर ये वीज़ा, यूएस वीज़ा की जो स्टैम्प लगी हुई है। और फिर 27 दिसंबर को ये देखें, अभी तक बोर्डिंग पास मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये कितनी प्यारी मेमोरी है मेरे पास। मैं पाकिस्तान से अमेरिका आई, तो कैसे मैं इसको फेंक सकती थी। तो फिर मेरा ये कॉपी टेस्ट हुआ, तो इसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे दी थी और एक ऑनलाइन उन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंचा दी थी, जहाँ पे मेरी बोर्डिंग होनी थी। अच्छा, उसके बाद ना जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो आपको ना एक फ़ीस होती है, इमिग्रेंट फ़ीस होती है, जिसमें आपको ग्रीन कार्ड की और आपकी सोशल सिक्योरिटी वगैरह की फ़ीस होती है, तो वो आपने ट्रैवल करने से पहले देनी होती है, जिनका इमिग्रेंट वीज़ा अगर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो मेरी उस टाइम पे थी $220, फिर हमने वो पे किया था और मेरे हस्बैंड ने ये किया था। फिर जब मैं अमेरिका पहुंच गई, तो वहाँ पे भी जो मेरा इमिग्रेशन प्रोसीजर था, वहाँ पे छोटा सा जिस तरह 1-2 मिनट का उन्होंने पूछना होता है कि आप कहाँ पे जा रही हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। तो ये था मेरा वो सारा प्रोसीजर स्पाउस वीज़ा में, कैसे मेरा वीज़ा लगा और क्या चीज़ें पूछी गई, कितना मुझे वेट करना पड़ा और कौन सी मेरी वीज़ा कैटेगरी थी। था तो मेरा, लेकिन मैंने साथ अपने पेरेंट्स का भी बता दिया। अब इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखता है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।